ईस्ट के संकट के बीच भारत की राजनीति में हंगामा इस बात को लेकर हो रहा है कि ईरान और इजराइल दोनों में कौन सगा है। हल्ला बोल का यही मुद्दा रहेगा, लेकिन बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा दें। ईरान के परमाणु अड्डों पर अमेरिकी हमलों को अमेरिका और इजराइल की ओर से शांति की गारंटी बताने की कोशिश हुई थी, लेकिन ये नई तस्वीर बता रही है कि जंग महाभीषण हो गई है। ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए नए तरह की मिसाइलों की झड़ी लगा दी। इजराइल के अलग अलग हिस्सों में खैबर शाकान, इमद, कद्र और फतह 1 मिसाइलों से हमला किया। इजराइल के अशदोद शहर में हुए हमले के बाद वहां कैसी अफरा तफरी मची, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। ईरान पर आज इजराइल के हमले भी बेहद जोरदार रहे। ईरानी स्टेट टेलीविजन के मुताबिक फोर्दो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इजराइल ने फिर प्रहार किया है। यही नहीं, इजराइल के हवाई हमले ईरानी रेड क्रिसेंट हेडक्वार्टर बिल्डिंग पर भी हुए। इजराइल ने ईरान के एक टेलीविजन बिल्डिंग को तबाह किया। इसके साथ इजराइल ने उस जेल के गेट पर बम दागे जहां ईरानी शासन के विद्रोही बंद हैं। लेकिन जब मिडिल ईस्ट का तनाव इस तरह से चरम पर है और ये परिस्थिति भारत के कूटनीतिक बैलेंसिंग एक्ट के लिए चुनौतियों से भरी है, तब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का यह बयान देखिए, जिसमें कहा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईरान के साथ तत्काल कूटनीति और वार्ता की पूर्ण अनिवार्यता को दोहराती है। इस मुद्दे पर भारत सरकार को अपेक्षाकृत अधिक नैतिक साहस का प्रदर्शन करना चाहिए। मोदी सरकार ने अब तक न तो अमेरिकी बमबारी और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए आक्रमणों, हवाई हमलों तथा लक्षित हत्याओं की स्पष्ट रूप से आलोचना की है और न ही निंदा की है, बल्कि मोदी सरकार ने तो गाजा में फिलिस्तीनियों के नरसंहार पर भी गहरी चुप्पी साध रखी है। क्या इसे भारत की विदेश नीति को हिट विकेट कराने वाला बयान कहा जा सकता है? कांग्रेस का ये स्टैंड ऐसे समय में आया है जब अभी एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां से बात करके शांति बहाली के भारत के स्टैंड को दोहराया था। मिडिल ईस्ट एक नाजुक मसला है। अमेरिकी हमले के लिए भारत के एयर स्पेस के इस्तेमाल की फेक न्यूज को पीआईबी को फैक्ट चेक करना पड़ा, लेकिन भारत में राजनीति का यह स्तर भी देखिए, जहां नेताओं को ईरान इजराइल के युद्ध में क्षेत्रीय संकट नहीं बल्कि मुसलमान दिखने लगे हैं। अफसोस तो मुझे इस बात का है, मुस्लिम ममालिक जो वहां पे हैं कि वो चुपचाप बैठे हो तमाशा देख रहे हैं। आज इसका हाल यह है, कल दूसरों का भी हाल होगा, मैं आपको बता देता हूँ। और अमेरिका उनको भी खत्म करने की कोशिश करेगा, जो आज खामोश है। मगर मुझे पूरा यकीन है कि उनकी बारी आएगी, जरूर आएगी। फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता अगर मिडिल ईस्ट पर वोट बैंक का चश्मा हटा लेते तो देख पाते कि अभी मई में कतर ने राष्ट्रपति ट्रंप को बोइंग 7478 लग्जरी विमान गिफ्ट किया है। इसी मई में राष्ट्रपति ट्रंप के मिडिल ईस्ट के दौरे के दौरान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की वो तालियां वाली तस्वीर भी अभी धुंधली नहीं पड़ी, जिसे उन्होंने ट्रंप के सम्मान में बजाई थी। इसीलिए ईरान इजराइल युद्ध और इससे पहले इजराइल गाजा जैसे मसलों पर भारत को बहुत सधी हुई रणनीति की जरूरत है, क्योंकि इजराइल, ईरान, फिलिस्तीन तीनों पर भारत के अपने राष्ट्रीय हित हैं। इस बीच मौजूदा ईरान इजराइल युद्ध में ट्रंप के शामिल हो जाने के बाद असली कूटनीति रूस और चीन के रुख पर निर्भर हो गई है। आज ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची से मुलाकात के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को शुभकामनाएं भेजी हैं। आज तक ब्यूरो। सबसे पहले आपका परिचय मेहमानों से कराते हैं, फिर आपको बातें ऐसी बताएंगे जिसकी वजह से भारत को सतर्क होने की जरूरत है। देखिए, सैयद जमीर अब्बास जाफरी हमारे साथ प्रोफेसर जुड़ रहे हैं मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ईरान से। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ रही है, जेएनयू में प्रोफेसर हैं। अतुल लोंढे पाटिल साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अशोक सज्जन हाजी पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम के। मोहम्मद फैज खान राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इन सबसे चर्चा करूं उससे पहले भारत के नजरिए से, क्योंकि देखिए ईरान और इजराइल, जब भी हम इन दो मुल्कों की बात करेंगे तो भारत को यह समझना होगा कि एक के साथ अगर हमारा रक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त इजराइल के साथ संबंध है, तो वैसे ही चाबहार पोर्ट हो, पाइपलाइन हो, एक हमारा बहुत आर्थिक इंटरेस्ट ईरान में भी है। इसलिए अगर हमें देखना है तो हमें डिप्लोमेसी के जरिए दोनों देशों के साथ क्या रिश्ता बनाना है, ये तय करना है। हमें देखना है कि अगर इस जंग की वजह से जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो बंद हो जाता है तो भारत पर क्या असर पड़ेगा। हमें सब कुछ समझने की जरूरत है। लेकिन हाँ, एक नेशन टू अ नेशन, एक देश अपनी कूटनीति, अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे तय करेगा,
वो देशों के साथ रिश्ते पर तय होगा, वो धर्म के आधार पर तय नहीं हो सकता है। और अगर उसको कोई धर्म और वोट बैंक के चश्मे से देखने की कोशिश करता है तो ये ग्रेट डिससर्विस है। आइए हम आपको बताते हैं कि ये जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा इस वक्त हो रही है, ये मैंने आपके लिए ये जो येलो वाला हिस्सा है ना, इसको मैं आपके लिए अंडरलाइन करती हूँ जिससे आप समझ पाएंगे। ये देखिए, ये जो हिस्सा है, ये जहां पर आप ग्लिटर देख रहे हैं, ये मेरा पेन आपको हिलता हुआ दिख रहा है, यही है वो हॉर्मुज। अब ये एक तरफ ओमान की खाड़ी है, एक तरफ फारस की खाड़ी है, और यहीं से ये सारा तेल, जैसे ये जो आपको ओमान की खाड़ी दिख रही है, यहीं पे नीचे अरब सागर आता है और इधर भारत है। तो चाहे वो भारत हो, चीन हो, तमाम अन्य मुल्क हो, जहां से इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से ये पूरा का पूरा भारत 85% कच्चा तेल आयात करता है। अब ऐसे में भारत को ये तय करना होगा कि हम ऑल्टरनेट क्या खोजेंगे। ये जो हॉर्मुज है, और ये बहुत कम दूरी है, सिर्फ 33 किलोमीटर की दूरी है ये, इसीलिए, और ये जो आप देख रहे हैं डिस्टेंस, ये 3 किलोमीटर का है। तो कुल मिलाकर इसमें से 40% स्ट्रेट हॉर्मुज जलमार्ग से आयात किया जाता है। और इस पर जब हरदीप पुरी, जो कि अभी विदेश में, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत इसकी तैयारी कर रहा है और हमें ऑल्टरनेट कहां से तेल लेना है ये भी हम सोच रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है जिसको लेकर अभी भारत को सोचना है। अब जल्दी से आपको दिखा देते हैं अगली जानकारी जो है, क्योंकि इससे आप समझ पाएंगे कि दोनों देशों के रिश्ते के मद्देनजर अमेरिकी बेस पर हमला, ईरान के पास ऑप्शंस क्या क्या है। आप देख रहे हैं लगातार ईरान बॉम्बिंग कर रहा है और काफी हद तक सफल भी हो रहा है। लोग अब सवाल भी पूछ रहे हैं कि बीते दिन जब हाइफा में अटैक हुआ तो कई जगहों पर सायरन तक नहीं बजा, तो इजराइल क्या अपनी ताकत पूरी नहीं दिखा पा रहा है, क्या कर सकता है, ईरान के पास क्या क्या ऑप्शंस है। अगर सनक में वो काम करता है तो अमेरिकी बेसिस पर हमला करेगा और उससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी बन सकता है। ऐसे ही 3-4 ऑप्शंस हैं जो ईरान के सामने, वो हम दिखा रहे हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो ये है, हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने वाला सबसे पहला ऑप्शन था। दूसरा यही है कि अमेरिकी बेस पर वो हमला करेगा, और तीसरा है, ये तो हॉर्मुज वाला हमने बता दिया है, जलमार्ग को बंद कर सकता है जिससे ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़ जाएगी। ईरान तेल की सप्लाई पर रोक लगा दे, क्रूड ऑयल की कीमत $90 बैरल तक जा सकती है। तो ये जो $90 प्रति बैरल है, उसको लेकर परेशानी हो सकती है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, उसके बाद जो जिस तरह की जानकारी आती रहेगी वो हम आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनमें सबसे पहले मैं चाहती हूँ, क्योंकि आप ईरान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ज़मीर अब्बास जाफरी साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। देखिए, सवाल यह है कि भारत अपनी कूटनीति, अपनी फॉरेन पॉलिसी, किस देश से कैसा रिश्ता रखना है, ये अपने देश के इंटरेस्ट में सोचकर करेगा ना। वो इसलिए नहीं करेगा कि एक मजहब के लोग एक मजहब का पालन करने वाले एक देश से अच्छा रिश्ता चाहते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तो इस तरह की वकालत करना कि ईरान के हक में बयान दे भारत, ईरान पर ही जोर दे, उसकी वजह से जो रक्षा सौदे हमारे हो रहे हैं या पोर्ट डील इजराइल से, वो खराब नहीं कर सकते। राष्ट्र हित में जो होगा वही तो भारत करेगा। जी शुक्रिया बहुत बहुत अंजना जी, और तमाम हमारे व्यूअर्स और पैनलिस्ट को आदाब अर्ज करता हूँ। डेफिनेटली इंडिया को और हर मुल्क को अपनी इंटरेस्ट में फैसले करने चाहिए। अमेरिकन और इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट में फैसले नहीं करने चाहिए। तो ये हमारे लिए क्लियर होना चाहिए कि इंडिया एक मुल्क है जो मुल्क की स्थापना एक रेवोल्यूशन की बुनियाद पर हुई थी जो कॉलोनियलिस्ट और इंपीरियलिज्म के खिलाफ था। और 1947 को इंडिया एक कॉलोनियलिस्ट पावर से आजाद हुआ था। आज वही कॉलोनियलिस्ट पावर्स पूरी दुनिया के अंदर अपनी गुलामी करवाना चाह रहे हैं। और एक सेकंड, आपको टोक रही हूँ। अमेरिकी हमले की राष्ट्रपति पुतिन ने निंदा की है। जो जानकारी आ रही है, पुतिन ने ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात की है, और अगराची से मुलाकात के बाद ये कहा गया था, बीते दिन ही उन्होंने कहा था ईरान के विदेश मंत्री ने कि मैं जा रहा हूँ और वहां पर मेरी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होगी। ईरान के खिलाफ हमले का कोई आधार नहीं, ये कह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। अपनी बात आप पूरी कीजिए, लेकिन आप फिर पॉइंट को मिस कर रहे हैं। कंप्लीट कर लूं? आप फिर पॉइंट को मिस कर रहे हैं। आप ही से काउंटर क्वेश्चन है, अपनी बात को पूरी कीजिए आप, लेकिन काउंटर क्वेश्चन को सुन लीजिए जो मैं बता रही हूँ। क्योंकि आप इंपीरियलिस्ट पावर, ये तमाम ऐसी बातें हम कर सकते हैं अमेरिका के बारे में कि वो विस्तारवादी नीति रखता है, वो इराक का जैसा मुल्क हो, वियतनाम हो, वहां पर उसने क्या किया, ये तमाम बातें हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको वापस ला रही हूं, किसी कंट्री को मोरालिटी के ग्राउंड पर हम जज करके
राष्ट्रहित पर फैसला कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भारत को सोचना है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, पता चल रहा कि आपको ये बात कितनी समझ में आ रही है, बट इंडिया इंटरेस्ट फर्स्ट, आप समझिए इस बात को। हम रक्षा सौदे अमेरिका से भी करते हैं, हम तेल और रक्षा सौदे रूस से भी करते हैं, हम ईरान के साथ भी आर्थिक रिश्ता रखते हैं, हम इजराइल के साथ भी रखते हैं, तो फैसला भारत के हित में होगा। जी, मैं यही कह रहा हूँ, भारत के हित में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो महात्मा गांधी के सामने भी यही ऑप्शन दिया गया था कि इजराइल को कबूल कर ले 1948 में। महात्मा गांधी ने उस वक्त एक नैतिकता और मॉरलिटी की बुनियाद पर फैसला किया था और कहा था कि हम पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू द पैलेस्टीनियंस, फलस्तीन फलस्तीनियों का है जिस तरीके से इंग्लैंड इंग्लिश का है और फ्रांस फ्रेंच का है। तो हम किस बुनियाद पर अपनी फॉरेन पॉलिसी सेट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान में जब आजादी हुई थी तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान को एक मॉरल सेंटर के तौर पर देखता था, नैतिक वैल्यूज के हिसाब से इंडिया को देखा जाता था कि एक ऐसी आज भी देखा जाता है। आज क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं, आप कंप्लीट करने दें। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, आज मैं कहता हूँ मुझे अगर आम पसंद है इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ सिर्फ उस तक मेरी बात महदूद है, बाकी बात मैंने नहीं कही है, वो मेरे जबान से आप जबान में ना डालें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस जमाने की बात हो रही, हिस्ट्री की बात हो रही है, तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान को 1947 के बाद उस नजर से देखता था। इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू किया था और नॉन अलाइन मूवमेंट का इंडिया लीडर था। तो फॉरेन पॉलिसीज मॉरलिटी और नैतिकता की बुनियाद के ऊपर और नॉन अलाइनमेंट की बुनियाद के ऊपर कि ना ईस्ट ना वेस्ट, हमारा खुद का ये स्टैंड है, ये एक नजरिया है। दूसरा नजरिया वो है कि ठीक है इंपीरियलिस्ट पावर है, हम कबूल कर लें कि भाई यही दुनिया के माई बाप हैं, यही जो फैसला करेंगे वही फैसला सही होगा, चाहे इलीगल हो, चाहे वो कौमों को इस्तेसाल हो, कौमों की एक्सप्लॉइटेशन उसके अंदर हो, उसके बावजूद आप अज्यूम कर रहे हैं ना। प्रोफेसर साहब देखिए, आप भी अजम्पशंस पे सिर्फ अगर बातों को रखेंगे तो मुझे टोकना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक देश को डिमोनाइज कर रहे हैं, लेकिन यही वो अमेरिका है जिसके साथ एक वक्त पर ईरान के भी अच्छे रिश्ते होते थे। तब इंपीरियलिस्ट पावर नहीं था, तब वो कमियां नहीं थी। आप जब इतिहास पर अरे 90 के दशक, उससे पहले अंशु जोशी भी प्रोफेसर हमारे साथ जेएनयू की हैं। प्रोफेसर जोशी, इनको जरा तारीख बता दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्रोफेसर साहब एआई के प्रोफेसर हैं। थैंक यू सो मच अंजना जी। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ आपके फैक्ट्स के साथ में, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं। हमारे भाई जो यहाँ पे मोरालिटी की, राष्ट्रहित की और तमाम ईरान भारत के संबंधों की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक संबंधों का मैं बिल्कुल लिहाज करती हूँ, इज्जत करती हूँ, लेकिन जरा इतिहास पे हम भी नजर डाल लें। तो जब 1947 में पाकिस्तान बना तो उसको मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था? वो ईरान था। जब 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उसमें ईरान किसके साथ खड़ा था? उसमें ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा था। जब बांग्लादेश का मुद्दा आया तो वहां पर भारत का विरोध किसने किया था? ईरान ने भारत का विरोध किया था, ईरान पाकिस्तान के साथ था। और आप जो नॉन अलाइनमेंट की बात करें, भारत बिल्कुल नॉन अलाइंड और अब ऑल अलाइंड है पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, लेकिन ईरान तो शीत युद्ध के दौरान वेस्टर्न ब्लॉक का मेंबर था और उस समय जो एक एंटी कम्युनिस्ट वेव और एंटी कम्युनिस्ट एक पूरा संगठन सेंटो बना था जिसका कि ये मेंबर था, और इसमें पाकिस्तान ने भी ईरान का साथ दिया था। बलूचिस्तान के मुद्दे पर ईरान किसका साथ देता है? ईरान पाकिस्तान का साथ देता है। तो यदि हम अपने राष्ट्रहित की दृष्टि से देखें तो आज की तारीख में हमको ईरान किस ओर झुका हुआ दिखाई पड़ता है? ईरान हमको पाकिस्तान की ओर झुका हुआ दिखाई पड़ता है। तो तेल को लेकर के और ये तमाम जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, इनको लेकर के भारत जब फैसला करेगा तो भारत बहरहाल इन बिंदुओं को देखकर फैसला नहीं करेगा। भारत अपनी आज की स्थिति और भविष्य को देखते हुए किस तरह से वो अपनी सारी सप्लाई सिक्योर रख सकता है, जो कि उसको करने के लिए रशिया, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देशों के जो दूसरे देश हैं, कतर जैसे देश हैं, वो तैयार हैं। और आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो बात कर रहे हैं, उसकी भी भारत को आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि हम रशिया से अपना ठीक है। मैं लौट रही हूँ आपके पास मैम, क्योंकि उन्होंने रिश्ते की बात की थी, तो मैं उनको बता देती हूँ कि ये रिश्ता डाउन साउथ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोफेसर साहब, ये गया है 80 के बाद, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एट्रीब्यूट्स द वर्सनिंग कि ये रिश्ता 1969-80 के ईरान हॉस्टेज क्राइसिस के बाद बहुत ही खराब हो गया था। उसके पहले जो रिश्ते थे वो अलग थे। तो जमीर साहब, इतिहास में जाइएगा तो बहुत सारी कड़ियां हैं जिनके जब ताले खुलेंगे तो उसके बाद से परिस्थिति बदलेगी। मैं वापस आपको ला रही हूँ आज की स्थिति पर। मैं ये समझ ही नहीं पा रही हूँ
कि आप लोगों को ऐसा क्यों बार बार लग रहा है कि इंडिया को खुलकर अमेरिका का कंडेमनेशन करना चाहिए, अमेरिका के खिलाफ बोलना चाहिए? भारत इजराइल के भी साथ है, भारत ईरान के भी साथ है, और भारतीय प्रधानमंत्री ने आपके मतलब ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत भी की है। तो ऐसे में ये क्यों ये नोशन फैलाया जा रहा है? देखिए, मैंने कोई तो नोशन नहीं फैलाया, आपने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो पहली चीज ये है कि 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आया था, उसके पहले ईरान भी एक पपेट था अमेरिका का, जिस तरीके से अभी मिडिल ईस्ट में सारे पपेट हैं। और 1979 में जब रेवोल्यूशन आया था, जिस तरीके से 1947 में रेवोल्यूशन इंडिया में आया था, उसके बाद ईरान की हम गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ईरान का जो डिसीजन है या मसलन इंडिया का जो डिसीजन है, नेचुरली वी आर नॉट द डिसीजन मेकर्स। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में इस वक्त इजराइल जो है वो 114 कंट्रीज, जब यूनाइटेड नेशन में वोट होता है तो 114 कंट्रीज उसके खिलाफ वोट करते हैं, सिर्फ 12 कंट्रीज उसके साथ खड़े होते हैं या एब्सटेन करते हैं। दुनिया में यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल हैं, वो उन्हें वॉचडॉग उनके कहते हैं कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। क्या हिंदुस्तान को ऐसे जेनेसाइडल मुल्क, जिसके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है, क्या नैतिकता और मोरालिटी के मुताबिक हमें ऐसे मुल्क के साथ खड़ा रहना चाहिए? ये सवाल है। खुद हिंदुस्तानी सभ्यता को लेके, नॉन वायलेंस को लेके जब हम बात करते हैं, तो क्या ये सही है हिंदुस्तान के लिए? पर हिंदुस्तान को ये भी तो तय करना होगा ना मोहम्मद फैज खान साहब, आप जवाब दीजिए। हिंदुस्तान को ये भी तय करना होगा कि अगर हम मौजूदा रेजिम के साथ खड़े रहते हैं तो खामेनेई साहब के तो ऐसे ऐसे पोस्ट हैं, जब वो एक पूरे मुल्क को मतलब जिस तरह के अपशब्द बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि बार बार ईरान से जो भी गेस्ट जुड़ता था वो चैलेंज करता था, तो मैंने उनके सारे पोस्ट निकाल लिए हैं खामेनेई साहब के। मैं देखती हूँ कि प्रोफेसर साहब आप ईरान से जुड़े, आप इसको डिफेंड करने की हिम्मत दिखा पाते हैं नहीं। सुनिए, इजरायली शासन इस क्षेत्र का भयावह, गंदा, पागल कुत्ता, मतलब आप सोचिए इस तरह की बातें लिखना, डॉग्स। उसके बाद वो लिखते हैं इजराइल का ये बर्बर, भेड़िया समान, शिशु हत्यारा शासन जो किसी भी अपराध को नहीं छोड़ता, उसका विनाश करने के अलावा कोई तरीका नहीं है। इजराइल के खिलाफ हमारा रुख वही है जो हमने हमेशा अपनाया है। पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में घातक कैंसर ट्यूमर है जिसको पूरी तरह से हटाया जाना चाहिए, मिटाया जाना चाहिए। ये संभव होगा, ऐसा होगा। अब एक पूरी कौम को, एक पूरे देश को आप कैसे मिटा सकते हैं? आप अगर उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करना है आप कर सकते हैं, लेकिन एक पूरी कौम को, एक पूरे देश को मिटाना, ये शांति का पैगाम है? डेथ टू इजराइल, इतने हिंसक शब्दों का क्यों इस्तेमाल करना है? मोहम्मद फैज खान साहब जो वो नैतिकता समझा रहे हैं, इसके बाद आइएगा। मोहम्मद फैज खान साहब, आप सीधा उनसे बातचीत कर सकते हैं, आप बताइए। वो तो कह रहे हैं कि नैतिकता के पैमाने पर हमें अमेरिका की बुराई करनी चाहिए, इजराइल की बुराई करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय। आदरणीय अंजना जी, कहता भारत बोले हर देश, विश्व शांति ही प्रथम उद्देश्य। धरती माँ की जान बचानी है, विश्व में शांति लानी है। आदरणीय अंजना जी, भारत का स्टैंड शुरू से क्लियर है। भारत का स्टैंड ये है गुट निरपेक्षता और पंचशीलता, यानी कि हम किसी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संगठन में तो रह सकते हैं, लेकिन हम किसी सैन्य संगठन का सदस्य कभी नहीं बनेंगे। हम आसियान में रह सकते हैं, सार्क में रह सकते हैं, ब्रिक्स में रह सकते हैं, हम G20 में रह सकते हैं, लेकिन हम नाटो या किसी भी तरह के सैन्य संगठन का सदस्य नहीं बनेंगे। हम ना ईरान का पक्ष लेंगे युद्ध के मामले में, ना इजराइल का पक्ष लेंगे, बल्कि जिए और जीने दो की नीति के तहत, पंचशील की नीति के तहत अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, पारस्परिक एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सम्मान, ये पंचशील के सिद्धांत को लेकर चलेंगे। आप कहेंगे हम किसी सैन्य गुट में आ जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारी पॉलिसी शुरू से ये रही है। और भारत के लोगों को युद्ध मत बताइए, भारत ने महाभारत देखा है, हमारे बाप दादाओं ने महाभारत का युद्ध लड़ा है, वो भी कजिन्स की लड़ाई थी, 18 दिन तक चली। युद्ध विनाश के सिवा हमें कुछ भी नहीं मिला। हम इजराइल से भी निवेदन करते हैं, ईरान से भी निवेदन करते हैं,
अमेरिका से भी निवेदन करते हैं, युद्ध से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, शांति शांति शांति, विश्व शांति की ओर कदम बढ़ाइए। और भारत का इजराइल भी दोस्त रहा है। अभी अंजू जी ने बताया कि पाकिस्तान के तमाम मुद्दों पर जहां ईरान साथ नहीं दे रहा था, वहां पर इजराइल ने हमारा साथ दिया। लेकिन ईरान से हमारे बहुत सारे आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं, चाहे चाबहार का हो या फिर यूरोप और एशिया के दूसरे देशों में पहुंचने का मार्ग हो, तेल का हो और दूसरे शिक्षा जगत का हो। ईरान से हमारे बहुत सारे सांस्कृतिक संबंध भी है। तो आप ये कहें कि हम एक देश के पक्ष में खुलकर खड़े हो जाएं और दूसरे का विरोध करें, तो नहीं। यदि इजराइल पर गोलाबारी होती है और इजराइल के मासूम लोग मरते हैं तो हम उसका भी विरोध करेंगे, हंसेंगे नहीं। यदि ईरान में मासूम लोग मरते हैं तो हम उसका भी विरोध करेंगे, हंसेंगे नहीं। एक पक्ष हंसने लगता है, लाशों पर हंसने पक्ष में आ जाइए। ठीक है, मैं उनका पक्ष लेती हूँ। ईरान पर तेहरान में 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने अटैक किया है। दोनों ही तरफ से इस वक्त जंग चरम पर है। बीते दिन हाइफा, तेल अवीव, 3 बड़े शहरों पर ईरान ने जबरदस्त बमबारी की और आज ईरानी सेना का हेडक्वार्टर भी निशाना बनाया गया है, रेड क्रिसेंट भी, और इसी के साथ साथ जो नेशनल टीवी बिल्डिंग है उस पर भी हमला किया गया है। जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। टाइमलाइन आ गया है एक बार, और इसी को दिखाते हुए आपसे सैयद जमीर साहब अगला सवाल होगा, जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। अशोक सज्जनहार जी आपके पास भी मैं आऊंगी और वारिस पठान साहब आपके पास भी आऊंगी। लेकिन अब एक बार टाइमलाइन जरा दिखाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग इस जंग में रेफरेंस पॉइंट ही भूल जाते हैं कि आखिर क्या हुआ था। लोग ये भूल गए कि पहलगांव में आतंकी हमला किया अगर पाकिस्तान ने, तब ये पूरा कांड शुरू हुआ था। ऐसे ही मत भूलिए प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर सैयद जमीर, आप मत भूलिए 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास के लड़ाकों का इजराइल पर हमला होता है। हमास, हूती, हिजबुल्लाह प्रॉक्सी वॉर कर रहा है ईरान, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, खुद ईरान भी इनकार नहीं कर पाता है। 8 अक्टूबर 2023 लेबनान के हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला होता है। मतलब जब आप किसी देश को इस तरह से घेरिएगा। 27 अक्टूबर उसके बाद से देखिए, 27 अक्टूबर इजराइल ने गाजा में जमीनी हमला शुरू किया। उसके बाद 27 अक्टूबर को हम फैक्ट्स बता रहे हैं, इजराइल ने भी गाजा में जिस तरह से हमला किया, अगर वो हमले इस तरह से हुए हैं तो वो फैक्ट्स भी रखने जरूरी हैं कि इजराइल ने उसके बाद से काउंटर अटैक शुरू किया। अब देखिए आप अगला जो तारीख जरूरी है इसमें जाननी, वो है 17 सितंबर 2024 की। हिजबुल्लाह के हजारों पेजर्स में ब्लास्ट होता है, माना गया इजराइल का इसके पीछे हाथ है। अब तो वो खुलकर इस वक्त तक तमाम जो आतंकी संगठन है उसके पीछे। 28 सितंबर जब इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह मारा गया, वो एक बड़ा चैप्टर इस पूरी लड़ाई में माना गया। इसके बाद जो अगला है वो है 16 अक्टूबर 2024 का। इजराइल ने हमास नेता सिनवार को मारा, और सिनवार के मारे जाने के बाद एक बड़ा चैप्टर चेंज आया। लेकिन उसके बाद से ईरान की भी एंट्री होनी थी, और उसके बाद से हमने देखा 13 जून को ईरान पर इजराइल का हमला होता है, ये कहते हुए कि वहां पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट किया जा रहा है। अब देखिए इसको भी कई देश डिनाई करते हैं, लेकिन वो खुद मानता है कि हम न्यूक्लियर साइट्स हैं हमारे, हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट सिविल यूजेस के लिए कर रहे हैं, मतलब बिजली, अन्य चीजें जो न्यूक्लियर ऊर्जा से बनती हैं। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ न्यूक्लियर जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो 7 से 3 से 10% के बीच का चाहिए होता है, लेकिन 60% से ज्यादा एनरिचमेंट हो चुका है। 90% हो जाने के बाद आप न्यूक्लियर फिशन कर सकते हैं, आप उसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकते हैं। फिर 22 जून को देखिए यूएस का ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला होता है, और उसके बाद से ये पूरा बवाल चल रहा है। अब प्रोफेसर सैयद जमीर साहब, मत भूलिए सर, मत भूलिए 7 अक्टूबर को जैसे पहलगांव ट्रिगर पॉइंट रहा आतंकी हमले का, जिसके बाद हमने पाकिस्तान पर हमला किया, वैसे ही 7 अक्टूबर 2023 वो तारीख थी जब इजरायलियों पर जो अपना पर्व मना रहे थे उन पर हमला किया हमास ने, और वो ट्रिगर पॉइंट बना। जी अंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 7 अक्टूबर से शुरू किया, लेकिन ये मुश्किल 7 अक्टूबर से शुरू नहीं हुई है। जो भी थोड़ा बहुत भी जानता है 1948 से शुरू करता है, 7 अक्टूबर से नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, इजरायली न्यूज़पेपर है हारेट्ज न्यूज, अगर आप उसके अंदर जाके आर्टिकल पढ़ेंगे तो उन लोगों ने 7 अक्टूबर के बारे में रिसर्च प्रेजेंट की है कि 7 अक्टूबर में मरने वाले ज्यादातर लोग इजरायली हेलीकॉप्टर से मारे गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अटैक नहीं हुआ, मैं अपना नहीं कह रहा। हारेट्ज न्यूज, अंजना जी, आपके ओहो बोलने से सही गलत और गलत सही नहीं होता है। प्रोफेसर साहब, अशोक सज्जनहार जी, इससे कैसे डील करें?
अरे सर प्लीज गुरुजी। अंजना जी, मेरी तो आपसे गुजारिश है, ये जो फेक न्यूज चलाते हैं ना, उनको छोड़ दीजिए। एक न्यूज़पेपर ने कुछ लिख दिया और उसको आपने समझ लिया जो वो बाइबल की जुबान है, वो कुरान की जुबान है, उससे नहीं होता है। देखिए 9/11 का भी जो लोग कहते हैं, जो ये तो अमेरिका ने खुद करवाया था। पहलगाम का जो है वो पाकिस्तान बोलता है ये भारत ने खुद कराया है। आप ले आइए, एक अखबार ले आइए, उसमें आपको जरूर मिल जाएगा, एक नहीं 10 मिल जाएंगे। परंतु देखिए, लेट्स नॉट गो अंजना इनटू दिस फेक न्यूज। आई थिंक यू स्पेंट इनफ टाइम ऑन दिस। 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। देखिए, ये हमारे जो जनाब हैं, इन्होंने कहा जो ये किसको, इजराइल को 130-140 देशों ने वो मुस्लिम करार दिया है। देखिए, रूस को 145 देशों ने यूनाइटेड नेशंस में वो मुस्लिम करार किया है, बताया है जो उन्होंने जो यूक्रेन के पर हमला किया है वो गलत है। इन्होंने बताया है जो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनको वो दिया है, उनके ऊपर सजा सुनाई है। राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर यह सजा सुनाई गई है, इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन कहीं बाहर नहीं जाते हैं। अगर ये एक मापदंड होगा अंजना, जो हम किसी देश के साथ कैसे संबंध बनाएंगे, तो आप सभी देशों के साथ संबंध तोड़ देंगे। देखिए, मोरालिटी और प्रिंसिपल्स और वैल्यूज। एक सेकंड सर, टोक रही हूं आपको। ईरान के सुप्रीम लीडर ने रूस से मदद मांगी है। अली खamenei ने अब रूस से मदद मांगी है, पुतिन से मदद मांगी है इजराइल के खिलाफ इस जंग में। ईरानी विदेश मंत्री के जरिए खamenei ने ये संदेश भेजा है और देखिए रूस ये बता भी रहा है कि इस तरह की मदद ईरान मांग रहा है। अशोक जी अपनी बात पूरी कीजिए और इस पर भी एक कमेंट सर आपका। जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं ये कह रहा था, जो अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच आप पढ़ लीजिएगा, उन्होंने ईरान के बारे में क्या कहा है। ईरान ने चारों तरफ, इजराइल को चारों तरफ से घेर लिया है आतंकी गुटों से। हमास ये ईरान की पैदाइश है, हिजबुल्ला ये ईरान की पैदाइश है, हूती ये ईरान की पैदाइश है, मिलिशिया जो है इराक में वो ईरान की पैदाइश है, सीरिया में जो मिलिशिया है वो ईरान की पैदाइश है। तो आप कहते हैं जो वो तो दूध से धुले हैं उनके साथ करना, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, दिस वर्ल्ड इज नॉट इन वाइट एंड ब्लैक, दिस वर्ल्ड इज इन ग्रेज। मैं जो पहले कह रहा था अंजना, वो ये जो देखिए, एक मोरालिटी का और वैल्यूज का और प्रिंसिपल्स का एक स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बट दैट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। नेशनल इंटरेस्ट इज द क्राइटेरिया, उसके ऊपर आप रखिए मोरालिटी। और हमारा जो अभी नहीं, मुझे एक चीज है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पूरा करने दीजिएगा। आपने बहुत टाइम औरों को भी वो दे दिया है, तो प्लीज बेयर विद मी, गिव मी हाफ अ क्वार्टर ऑफ अ मिनट। और वो मैं कहना चाहता हूं, देखिए, भारत का जो प्रिंसिपल स्टैंड है, दैट इज वन ऑफ पीस। हम शांति चाहते हैं, हम किसी की तरफ नहीं लेना चाहते। ना हमने रूस को कंडेम किया, ना हमने यूक्रेन को कंडेम किया, ना यहां पर हम इजराइल को कंडेम कर रहे हैं, ना ईरान को। हमने कहा है डायलॉग, डिप्लोमेसी। किसी भी समस्या का समाधान आपको बैटलफील्ड पर नहीं मिलेगा, आपको बातचीत से मिलेगा। आखिरी बात कहूंगा, जो आपने कहा था ये न्यूज जो दिया है, और यही चाह रहे हैं आयतुल्ला खamenei, क्योंकि उनको मालूम है जो वो इजराइल के विरुद्ध या अमेरिका के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, परंतु उनको अपना फेस सेविंग करनी है, अपनी साख बचानी है, तो वो पुतिन के पास गए हैं, जो आप जरा सुलह कराइए। और पुतिन और ट्रंप की बात होगी और दोनों कहेंगे इसको सुलह कर दिया जाए। ऐसे जो ईरान के ऊपर वो हमला करना था, जो नुकसान करना था, कर दिया। आखिरी बात इसमें अंजना, देखिए, जो कहते हैं ना मजहब की बात, तो मजहब आप देखिए उस क्षेत्र में सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत, इजिप्ट, सभी ने अपने सभी सबसे बड़े खिताब प्रधानमंत्री मोदी को दिए हैं। किस लिए दिए हैं? देखिए, हम धर्म के बेसिस पर ये एक्शन नहीं लेते हैं या कोई स्टैंड नहीं लेते हैं, हम प्रिंसिपल स्टैंड है, और मेरे ख्याल से बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टैंड है हमारा। जी बिल्कुल, नेशनल इंटरेस्ट पर। अतुल लोंढे पाटिल साहब, ये दबाव कि हमें अमेरिका के खिलाफ कदम उठाना चाहिए, अमेरिका के खिलाफ बोलना चाहिए, देखिए जियोपॉलिटिकल जो परिदृश्य इस वक्त विश्व में उभर रहा है, भारत ने इस पॉलिसी पर मतलब ऑल अलाइंड अगर वो जा रहे हैं, तो उसमें हम सोचे कि हम रूस से भी तेल ले रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए वो,
अगर यहाँ पर हॉर्मुज स्ट्रेट को वो बंद कर देता है ईरान, तो फिर बहुत मुश्किलें होंगी। हालांकि कई लोग मानते हैं कि हमारा जो रिश्ता ईरान से वो भारत के लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश करेगा, लेकिन इन सब के बीच किसी से रिश्ता बिगाड़ना क्यों जरूरी है किसी से बनाने के लिए? एक तो अंजना जी, ये जो नैरेटिव चल रहा है कि रिश्ता बिगाड़ने की बात की है, वो बहुत गलत है। और अगर कोई धर्म की बात कर विदेश नीति की जो वैश्विक त्रासदी है उसका फायदा लेकर भारत में हिंदू मुसलमान अगर कोई कर रहा है तो बीजेपी कर रहा है। जरा एक बार सोशल मीडिया पर जाकर देखिए किस तरह से मीम्स बनाए जा रहे हैं और किस तरह से देश के हितों को चोट पहुंचाई जा रही है इंटरनेशनल लेवल पर। अभी सभी ने कहा, ये बात सही है, धर्म के ऊपर इंटरनेशनल पॉलिसी नहीं चलती है, विदेश नीति धर्म के ऊपर नहीं चलती है, विदेश नीति राष्ट्रीय हितों पे चलती है। और सोनिया जी ने यही कहा कि थैंक यू एवरीबॉडी सपोर्टिंग जवाहरलाल नेहरू जी स्टैंड। वो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी, मेरे पास तो उनका एक सार्वजनिक भाषण है, उन्होंने क्या कहा था इजराइल और पैलेस्टीन को लेकर। अब आप कहो तो मैं एक 10-20 सेकंड का जो है वो सुना देता हूँ आपको। साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है, तो जो नियम हम पर लागू है वो पर भी लागू होगा। तो अंजना जी, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो स्टैंड लिया है वो कंटिन्यूटी ऑफ फॉरेन पॉलिसी है, और यही है कि कल को पाकिस्तान, पीओके हमको लेना है, कल को पाकिस्तान अगर ये स्टैंड ये करता है तो क्या हम इजराइल का ये स्टैंड मान ले? तो बात ये की है कि जेनोसाइड को हम विरोध करें, इजराइल को विरोध करने की बात नहीं है। उस आर्टिकल में सोनिया जी ने काफी स्पष्ट तरीके से लिखा है कि जिस तरह से हमास ने अटैक किया है उसको भी हम कंडेम करते हैं। और हम क्या चाहते हैं, तो हम 2 स्टेट पीसफुल सॉल्यूशन, 2 जो देश बने हैं उसका पीसफुल सॉल्यूशन चाहते हैं। और किस तरह से क्या हो रहा है पूरी दुनिया में हमें पता है, किसने अनप्रोवोक्ड अटैक किए वो भी पता है। तो एक भारत का जो एक नैतिक स्टैंड रहा है, एक हमारी वैल्यू बेस्ड सिस्टम रही है, डिप्लोमेटिक चैनल्स को लेकर डीएस्केलेट करना, पीस मेंटेन करना, इसकी बात जो कही गई है। जिस तरह से कल मोदी जी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की थी, उस तरह से उन्होंने नेतन्याहू जी से भी बात करनी थी, क्योंकि सब जानते हैं नेतन्याहू अपने पर्सनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए पूरे दुनिया को, पूरी मानवता को धोखे में डाल रहे हैं। अपने देश में जो व्यक्ति जो है अपना सपोर्ट खो चुका है, उनका प्रधानमंत्री पद जाने वाला था, इसलिए उन्होंने ईरान पर अटैक किया, ये सब जानते हैं, ये मानवता के खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि इज्जिक रबीन को भी उन्होंने इसी तरह का कट्टरतावाद की वजह से इज्जिक रबीन का भी बलि गया था, ये बात भी सबके सामने है। तो बात नेशनल इंटरेस्ट की है। आज देखिए जो एक्सिस कैसे बन रहा है, एक्सिस बन रहा है पाकिस्तान, रशिया, चाइना और ईरान, और ईरान बन रहा है, और उसमें नॉर्थ कोरिया भी आ सकता है। फिर हम तो बैलेंस ऑफ पावर में साउथ ईस्ट एशिया में अकेले हो जाएंगे। तो हमारी पोजीशन तथ्यों के साथ, सच के साथ और मूल्यों के साथ इसलिए होनी चाहिए, कल को इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा है तो रशिया हमारे साथ जिस तरह से पहले से खड़ा रहा है वो खड़ा रहे। 1979 के बाद ईरान ने हमारे साथ जो पोजीशन ली थी वो पोजीशन ले पाए। अमेरिका जो है कि नहीं इंडिया सही है, हम किसी का साथ नहीं दे सकते, इस तरह से अमेरिका का पोजीशन होना चाहिए। और चाइना अलग थलग पड़ना चाहिए, ये हमारा राष्ट्रीय हित आज की तारीख में होना चाहिए। अंशु जोशी जी, क्या आप उनकी बात से सहमत है? एक छोटा सा कमेंट जल्दी से, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भारत की हमेशा से नीति, और वो वाजपेयी जी को भी सुना रहे थे, प्रो फिलिस्तीन रही है, इसलिए हमें आज इजराइल के खिलाफ बोलना चाहिए। आक्रमणकारियों के विरोध में रही है। हमारे साथ आज ईरान से प्रोफेसर साहब आक्रमण कौन कर रहा है? राजनीतिक बहस में पढ़ना नहीं चाह रही हूं अंजना जी, वरना मैं एक सेकंड प्रोफेसर जस्ट होल्ड इट, एक सेकंड। हाँ अतुल जी 2 लाइन में पूरा कीजिए। हाँ, ये बेलफोर्ट समझौता जो हुआ था, उस समझौते के हिसाब से आक्रमणकारियों के विरोध में हम खड़े रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी वही लाइन ली थी, नहीं तो अंशु जी अलग से शुरू हो जाएंगे। तो आक्रमणकारियों के विरोध में है हम, क्योंकि फिर हमको पीओके वापस लेना है, तो हमारा मॉरल स्टैंड वहां खड़ा हो जाएगा और पीओके हम वापस लेकर रहेंगे। जो प्रॉक्सी वॉर करता है एक देश पर, उसके खिलाफ हमारा क्या स्टैंड है? बिल्कुल खिलाफ। हमास का भी निषेध। यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना अंजना जी। हमास का भी निषेध सोनिया जी ने किया है। कोई भी प्रॉक्सी वॉर, एनी नॉन, सोनिया जी ने निषेध किया, अच्छी बात है सर, लेकिन हमास से डील कैसे करेगा इजराइल? इजराइल कैसे हमास से डील करेगा? अगर हमास को पनाह मिलती है फिलिस्तीन में, तो फिर इजराइल क्या करेगा? अपने लोगों को कैसे बचाएगा? सुनिए ना, इजराइल ने हमास के खिलाफ जो कार्रवाई की, उसका विरोध नहीं है, लेकिन क्या ये आपको अधिकार देता है बच्चों को मारना है जिनका कोई संबंध नहीं है? अगर अस्पताल के नीचे अगर सैन्य ठिकाने हो तो क्या करेंगे अतुल जी? अंजना जी, ठीक है, मैं यहाँ किसी को जस्टिफाई नहीं करना चाहती हूँ। प्रोफेसर जोशी जी सर। महात्मा गांधी का हिंदुस्तान है।
अतुल जी अभी राजनीतिक चीजों को इस बहस में ना लाएं तो बेहतर होगा, वरना मैं भी 1948 का समय उनको याद दिला सकती हूँ। वो नेहरू जी का भाषण सुना रहे थे बलूचिस्तान से पूरा डेलीगेशन। प्लीज अतुल जी मुझे बोलने दीजिए, प्लीज लेट मी स्पीक प्लीज। आई डिड नॉट इंटरप्ट व्हेन यू वर स्पीकिंग। जब 1948 में बाबाए बलोच बिजेंजो भारत आए थे डेलीगेशन के साथ, बलूचिस्तान भारत का पार्ट होना चाहता था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें समय तक नहीं दिया। ये बात भारत के विदेश सचिव केपीएस मेनन ने बाद में स्पष्ट की थी, खुलासा किया था। यदि उस समय बिजेंजो और डेलीगेशन को समय दिया गया होता, बलूचिस्तान की बात को सुना गया होता। प्लीज अतुल जी, यू कैन नॉट डिफाई हिस्टोरिकल फैक्ट। तो आज नक्शा ही कुछ और होता, वो जो बार-बार पीओके की बात कर रहे हैं। तो भैया आप ये भी देख लीजिए, 50 के दशक में, 60 के दशक में बार-बार वल्लभ भाई पटेल बारी से प्लीज नेहरू जी को कि वहां पर अतुल जी वेट फॉर योर टर्न सर। चाइना हमारी बॉर्डर पर अपनी एरिया। अतुल जी वेट फॉर योर टर्न, आवाज नीचे कीजिए। अतुल जी प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर, रेज योर हैंड। नेहरू जी भारत चीन भाई भाई करते रहे उस समय, और फिर चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया। वल्लभ भाई पटेल बार बार वार्न करते रहे नेहरू जी को, लेकिन वहां पर बजाय अपनी एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करने के कोई रक्षा विशेषज्ञ जुड़े। तो अंजना जी आप उनसे ये हिस्टोरिकल फैक्ट पूछ सकती हैं। वो भारत चीन भाई भाई के चिट्ठियां लिखते रहे, और इसका कारण पूरे फिर देश ने भुगता। ठीक है, अब हम टॉपिक से बिल्कुल ही डाइग्रेस कर रहे हैं, वापस आते हैं टॉपिक पर। अतुल जी 2 लाइन में सिर्फ बोलिएगा, ये आप दोनों की निजी लड़ाई नहीं है, प्लीज ना उसको लेकर। उसके बाद वारिस भाई मैं तुरंत आ रही हूँ। नहीं, ये निजी लड़ाई तब हो जाती है अंजना जी जब देश के हितों को अगर कोई चोट पहुंचाए किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, तो जरूर बात की जाएगी। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बताने की बात नहीं, इसको तोड़ मरोड़ कर देखिए। अभी बात सुन लीजिए, अभी बात सुन लीजिए। मैंने प्रोफेसर जोशी कर रही है, आप वैसा ही कर रही है। आप प्रोफेसर जोशी भाखरा नंगल डैम अगर खड़ा नहीं होता, भाखरा नंगल डैम अगर खड़ा नहीं होता, इस देश में आईआईटी एम्स, इस देश में आईआईटी एम्स, बैंक नेशनलाइजेशन नहीं होता, इस देश में इसरो नहीं होता। तो ठीक है, ठीक है। चाइना पॉलिसी को एक साथ खड़े कर देना अलग चीज है। वारिस पठान साहब, ठीक है प्लीज अतुल जी। वारिस पठान जी जल्दी से आते हुए, देखिए सवाल ये है, जय फिलिस्तीन, अरे हम रक्षा सौदे इजराइल के साथ भी तो कर रहे हैं, राष्ट्रहित देखेंगे ना, भारत अपने ऑप्शंस खुले रखेगा ना, क्यों सीमित करेंगे हम अपना दायरा। और सबने भारत पर बहुत टिप्पणियां की, और खास तौर पर वो यूरोपियन यूनियन जो सबको ह्यूमैनिटी पर बड़ी बड़ी गाथाएं सिखाता है और खुद न जाने क्या करता है। पूछ रहे थे कि रूस से क्यों तेल ले रहे हैं, रूस आक्रमणकारी है यूक्रेन पर। भारत ने स्टैंड लिया, हमें कम कीमत पर मिल रहा है, हम लेंगे, ये मेरे नेशनल इंटरेस्ट में, हम लेंगे। तो हम क्यों किसी के दबाव में आए, इजराइल के खिलाफ बोले। देखिए अंजना जी, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से 2 विश्व के बड़े देश जो न्यूक्लियर वेपन से भरे हुए, अमेरिका और इजराइल ने एक ऐसे स्टेट के ऊपर अटैक किया जिसके पास न्यूक्लियर वेपन ही नहीं है। तुलसी गबार्ड ने कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, कांग्रेस ने कहा वेपन नहीं है, यूएससी के इंटेलिजेंस का असेसमेंट है कि 3 महीने से 3 साल तक भी ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं आ सकता, उसके ऊपर अटैक करे तो इसराइल के खिलाफ तो कोई कुछ नहीं बोलता। इसराइल वो है बुचर ऑफ गाजा, जिसने आप सबने देखा किस तरह से गाजा के अंदर 55,000 लोगों का नरसंहार कर दिया। आप अस्पताल की बात करते, 30 से ज्यादा अस्पतालों में तो इसराइल ने अटैक कर दिया, फिलिस्तीन के अंदर खत्म कर दिया है सबको। अभी फिलिस्तीन के अंदर लोग लाइन में खड़े हैं खाना मांगने के लिए, भूखे प्यासे, उसके ऊपर फायरिंग करके 60 लोगों को मार दिया, 5 साल के बच्चों को भूखा मार दिया इसराइल ने। यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन को नहीं मारता, एनपीटी जिसका साइन सिग्नेटरी है ईरान, मगर इसराइल नहीं है, क्यों नहीं उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता। ऐसा वारिस पठान साहब एक काउंटर क्वेश्चन है, दिखा दीजिए इनको मेरे साथ। वारिस भाई, अरे मिस्टर पठान, हमें पता है कि आपके नेता ओवैसी साहब तो जय फिलिस्तीन के नारे के साथ शपथ भी लेते हैं, अरे हमें ये सब पता है, लेकिन एक एनपीटी टेररिज्म के खिलाफ भी तो साइन होना चाहिए ना। वो दस्तखत कौन लेगा? आतंकवाद के खिलाफ एनपीटी, हमास। लिसन मी, एक सेकंड सर, आप सुनते नहीं है सर, आवाज नीचे कीजिए। अरे सर प्लीज, वारिस जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपका ऑडियो ही नहीं आ रहा है। आप पहले मेरा सवाल सुनेंगे सर, फिर जवाब देंगे। एनपीटी न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, लेकिन सिविल उपयोग के लिए जिसके लिए दस्तखत किया है, उसमें 7 से 10% यूरेनियम एनरिचमेंट चाहिए। वो 60% से ऊपर कर चुका है, जो कि 90% की तरफ बढ़कर न्यूक्लियर एनर्जी बन सकता है। मैं वो भी जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूं कि हिजबुल्लाह, हुती, हमास, इस पर एनपीटी क्यों नहीं साइन करता है ईरान? सिंपल क्वेश्चन है।
सिर्फ तो हमास को अब तक हिंदुस्तान ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है क्या? चलिए बताइए, आप हमास को टेररिस्ट बोल रहे हो ना। जिस दिन घोषित कर देंगे सबसे पहले वारिस पठान आपके चैनल पे आके हमास मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएगा। चलिए करिए आप। अरे अंजना जी सोचिए, आप पहले पत्रकार के पहले के इंसान है, मैं भी लॉयर और पॉलिटिशियन के पहले के इंसान हूं। इंडिया के खिलाफ बोलने में आपको टाइम नहीं लगता है, लेकिन ईरान के खिलाफ बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। सर देखिए, भारत का बहुत अच्छा रिश्ता है ईरान से, और इसीलिए तो राष्ट्रपति से पीएम ने बात भी की है। बट आप तो बताइए ना, ये आपको भी पता है कि हिजबुल्लाह, हुती, हमास, अशोक सज्जन, हार जीजे जैसे कद का डिप्लोमेट बता रहे हैं, जिन्होंने वहां पर इन पूरे मतलब मिडिल ईस्ट सबको लेकर उन्होंने काम किया है, वो बता रहे हैं कि कैसे वो प्रॉक्सी वॉर ये लड़ता है। पर आपको नहीं दिख रहा है। यही मैं समझना चाह रही हूँ कि कौन सी पट्टी है ये। अब बोलिए, अब ऑडियो आएगा। जवाब दे दो अंजना जी। अंजना जी, एक छोटे से मेरे सवाल का आप जवाब दे दो अंजना जी, मैं मान जाऊंगा आपको। चलिए, आप भी पहले पत्रकार के पहले इंसान हो, वारिस पठान भी लॉयर पॉलिटिशियन के पहले इंसान है। कोई मजलूम तकलीफ में आया, उसको ऊपर मार रही थी, मार पड़ रही थी, आपने उसको अपने घर में रहने की जगह दी, वो आपके घर में आया, रहा, उसने आपको आपके घर से बेघर कर दिया, आपका घर खा गया, आप क्या करोगे? उसके खिलाफ लड़ोगे या खामोशी के साथ बैठ जाओगे? ये है असल फिलिस्तीन और ये असल इसराइल की लड़ाई। इसराइल वो मुल्क है जो धोखेबाज है, जिसको रहने की जगह दी। जब हिटलर मार रहा था, यूरोपियन कंट्रियों में जगह नहीं मिल रही थी, फिलिस्तीन ने उनको जगह दिया, उसने वेस्ट बैंक ले लिया, गाजा स्ट्रिप बना दिया, सब कर दिया। फिर भी आप बोलोगे इसराइल का साथ हो गया। यकीन मानो अंजना जी, ईरान के साथ तो हमारे संबंध है। ईरान ने कभी हिंदुस्तान के बारे में कोई गलत बात बोला नहीं। अरे ईरान को तो खंजर भोग दिया आसिम मुनीर जैसे, अभी वो जहन्नुम का नया कुत्ता बन गया, खाने का बिल चुका दिया उसने अपना। मोहम्मद फैज खान, मेरा ये निवेदन है वारिस भाई, आपकी और आपकी पार्टी को और आपके पार्टी के प्रधान को नरेंद्र मोदी जी ने एक जिम्मेदार व्यक्ति माना, और वही जिम्मेदार व्यक्ति मानकर उन्होंने अभी 7 जो डेलीगेशन गए थे उसमें भेजा। लेकिन आपके जो स्टेटमेंट है ना, वो एक तरफा है, वो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से ग्रसित है, भारत के हित में नहीं है। आपको भारत की डिप्लोमेसी के साथ रहना चाहिए, भारत की नीति के साथ रहना चाहिए। इजराइल के इतिहास में जाओगे तो वो किसका देश है, क्या देश है, वो लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में भारत का हित जो है वो नॉन अलाइनमेंट में ही है, यानी कि युद्ध में किसी एक देश के पक्ष में खड़े हो जाना और दूसरे देश के विरोध में बोल देना, ये भारत के हित में नहीं है। इसलिए आप समझिए कि आपकी बात को पूरे विश्व में सुना जा रहा है आज तक चैनल के माध्यम से, तो किसी एक देश का पक्ष लेकर दूसरे देश का विरोध कर देना, ये भारत के हित में नहीं होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वक्त इतने की इजाजत देता है, लेकिन जो स्थिति बन रही है इस वक्त मिडिल ईस्ट में, उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ